नमस्कार, खबरदार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज बुलेटिन में हम बात करेंगे ऑपरेशन पठानकोट की। पठानकोट में एनकाउंटर खत्म हो चुका है, लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। इस बीच बड़ा सवाल ये कि क्या पठानकोट ऑपरेशन में सुरक्षा एजेंसी से चूक हुई? अगर हां तो क्या? पठानकोट हमले के तार पाकिस्तान से जुड़े थे। इस बात के सारे सबूत भारत सरकार ने पाकिस्तान को सौंप दिए हैं। हम आपको बताएंगे कि भारत ने क्या सबूत दिए हैं, इन सबूतों का मतलब आखिर क्या है। इस बीच नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, माफ कीजिएगा बातचीत की है फोन पर। तो हम नवाज और मोदी की बातचीत का भी विश्लेषण करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे। इसमें भी कोई शक नहीं कि उन्होंने गुरदासपुर के एसपी को अगवा किया था। बावजूद इसके सुरक्षा एजेंसियां क्यों नहीं हुई अलर्ट? क्या यह सुरक्षा में चूक थी? अगर हां तो उस चूक का जिम्मेदार कौन? साढ़े 7 बजे दूसरे दिन शाम को, वो 7:30 बजे शाम को खत्म हो गई। सो इट इज सॉरी नॉट 20, इट इज अबाउट 36 आवर्स। कॉम्बिंग ऑपरेशन और 4 दिन चलेगा। दे आर पर्टिकुलरली ट्राइंग टू फाइंड आउट इज अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब इज लाइंग समवेयर। सरकार दावा कर रही है कि आतंकियों के साथ रविवार को खत्म हो गया था एनकाउंटर। जरा फ्लैशबैक में चलिए। नए साल का जश्न खत्म हुआ था और दूसरे दिन सवेरा होने में महज 2.5 घंटे बाकी थे कि पठानकोट एयरबेस में आतंकी हमले की खबर आई। फिर सुरक्षा एजेंसियों ने बिना वक्त गवाए मोर्चा संभाल लिया और फिर आज तक ने सबसे पहले आतंकी हमले की खबर आप तक पहुंचा दी। पठानकोट के एयरबेस स्टेशन पर आतंकी हमला इसे कहा जा रहा है। आप देख सकते हैं गतिविधियां बढ़ गई हैं। फ्लाइट्स जो है चॉपर एयरफोर्स के यहां पर दनादन जो है उड़ने शुरू हो गए हैं। वक्त बीता तो ये साफ होने लगा कि ये वही आतंकवादी थे जिन्होंने गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह और उनके दोस्त को अगवा किया था। गाड़ी मेरे वो राजेश वर्मा चला रहा था, तो हमने एकदम गाड़ी रोक दी। हमने सोचा शायद कोई नाका है। दरवाजा खोला, फटाफट उसने बोला लाइट बंद करो, लाइट बंद करो, और पीछे पड़ा, हमें पीछे धकेल दिया और साथ ही मारा जो पीछे से नीचे कर दिया। धीरे धीरे ये भी साफ हुआ कि पठानकोट एयरबेस में घुसने वाले आतंकवादी पाकिस्तानी थे और बामियाल सेक्टर में जलाली नदी के रास्ते घुसपैठ की थी। यहाँ से जो है नदी क्रॉस करना बड़ा मुश्किल है आतंकवादियों के लिए, मगर उन्होंने वो जो वहाँ से पुल क्रॉस किया है। कड़ी सुरक्षा वाले पठानकोट एयरबेस में घुसने के लिए आतंकवादियों ने एयरफोर्स स्टेशन के पीछे बने नाले का रास्ता लिया था और फिर दीवार फांदकर अंदर पहुंचे थे। आतंकियों का इरादा एयरबेस के टेक्निकल एरिया में यानी उस इलाके में पहुंचना था जहां लड़ाकू विमान थे, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें टेक्निकल एरिया में ही रोक लिया था। एनकाउंटर के 3 घंटे के भीतर सुरक्षा एजेंसियों ने 2 आतंकियों को मार गिराया, लेकिन एयरबेस के भीतर से रह रहकर फायरिंग अब भी जारी थी। लिहाजा ये साफ था कि आतंकियों की तादाद ज्यादा है। आतंकियों से लोहा लेने में एनएसजी, एयरफोर्स के कमांडो, सेना के कमांडो, पंजाब पुलिस और स्वात की टीमें लगी थी। इधर दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सुरक्षा और खुफिया अधिकारियों के साथ ऑपरेशन की रणनीतियां तैयार करने में जुटे थे। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी सेना के अधिकारियों के साथ हालात पर माथापच्ची करने में लगे थे। शाम के 7 बज रहे होंगे जब 3 और आतंकियों के मारे जाने की खबर आई, यानी ऑपरेशन के 17 घंटों में 5 आतंकियों के ढेर होने की खबर थी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके ऑपरेशन खत्म होने का ऐलान कर दिया, लेकिन थोड़ी देर में राजनाथ सिंह ने अपना ट्वीट वापस ले लिया और फिर कंफ्यूजन के कई सवाल तैरने लगे। क्या राजनाथ सिंह जी को गलत जानकारी दी गई थी या मिस कम्युनिकेशन है? ये सवाल कांग्रेस आपको एजेंसी और आपके बीच में मिस कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन ठीक नहीं है।
तमाम सवालों के बीच अब तक ये साफ हो चुका था कि 2 जनवरी को रात के वक्त आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन रोका गया, खत्म नहीं हुआ। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के तमाम दावों को एक बार फिर उस वक्त बड़ा झटका लगा जब 3 जनवरी यानी रविवार को पठानकोट एयरबेस के भीतर गोलियों की आवाज गूंजने लगी। तादाद को लेकर भले ही कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि एयरबेस में अभी और आतंकी छिपे हैं। ये एयरफोर्स स्टेशन जो है पठानकोट का, उसका जो बेस कैंप है, उसके बैक साइड में हम खड़े हैं। आर्मी ने एक ऑफेंसिव जबरदस्त ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। रविवार यानी 3 जनवरी को दिन भर ऑपरेशन चला। अब तक गोलीबारी थम चुकी थी, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों का सर्च ऑपरेशन जारी था। अगले दिन यानी 4 जनवरी को सुरक्षा एजेंसियों ने एक और आतंकी की जली हुई लाश बरामद की। आपको क्या लगता है कि लैप्सेस, मेजर लैप्सेस कहाँ हुए? मुझे थोड़े गैप्स दिखते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद समझ जाएंगे, लेकिन आई डोंट थिंक हम लोगों ने सिक्योरिटी पे कुछ कॉम्प्रोमाइज किया है। पठानकोट में ग्राउंड जीरो पर रक्षा मंत्री के दौरे के बाद अब सरकार इस आतंकी हमले की खामियों को लेकर जवाबदेही तय करने की बात कर रही है। फिर बात चाहे सरहद पर घुसपैठ में बीएसएफ की चूक की बात हो या ऑपरेशन के दौरान एयरफोर्स और सेना में बेहतर तालमेल की कमी, इस हमले से सबक लेना होगा। मंजित नेगी, दिल्ली, आज तक। पठानकोट आतंकी हमले पर भारत की ओर से पाकिस्तान को सबूत सौंपे गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ये सबूत पाकिस्तान के एनएसए नासिर जांजुआ को सौंपे हैं। उधर पाकिस्तान ने जांच शुरू करने के संकेत दिए हैं। सवाल है कि क्या पाकिस्तान इन सबूतों पर सख्त कार्रवाई करेगा? ये आतंकवादियों की लाश नहीं है, ये सबूत है पाकिस्तान के पेट में पले आतंकवाद का। जिस जूते को पहनकर यह आतंकवादी भारत की सरजमी में दाखिल हुआ, ये जूता ही पाक का गाल लाल कर रहा है। लाश में तब्दील इस आतंकवादी के शरीर से बरामद एक एक सामान अब जिंदा सबूत बन चुका है दुनिया के सामने पाक को बेनकाब करने के लिए। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पाकिस्तान के एनएसए नासिर जांजुआ को जिन सबूतों की फहरिस्त सौंपी है, सूत्रों के मुताबिक उसमें सबसे अहम है पाकिस्तान के सबसे फेमस ब्रांड का ये जूता जिस कंपनी में बना है, उसके बारे में पूरी जानकारी पाकिस्तान को सौंपी गई है। आतंकवादियों के पास से सुरक्षा एजेंसियों को कई और अहम सामान मिले हैं, जिसमें दूसरा सबसे अहम सबूत है पाकिस्तानी ब्रांड की बैटरी। इसी के साथ पाकिस्तान और चीनी ब्रांड के हथियारों की बरामद खेप भी तीसरा अहम सबूत है। सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकवादियों की पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ बातचीत की कॉल डिटेल भी हासिल कर ली है। आतंकवादियों ने हमले से पहले कम से कम 4 बार पाकिस्तान में मौजूद हैंडलर्स से बातचीत की है। इसके मुताबिक 3 बार आतंकवादियों ने हैंडलर्स से बातचीत की, तो एक आतंकी ने एक बार अपनी मां से भी बातचीत की। जो एविडेंस आए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उनको लेके उनको एक लेटर रोगेटरी के थ्रू पेश किया जाएगा, पाकिस्तान भेजा जाएगा और उनसे सबूत मांगे जाएंगे वहां से जो उनके एंड पे है। सुरक्षा एजेंसियों ने मारे गए आतंकवादियों की बातचीत में पाया कि आतंकी मुल्तानी, उर्दू और पंजाबी की मिलजुली भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। इसके साथ आतंकवादियों की लोकेशन के जीपीएस से सबूत भी पाकिस्तान को सौंपे गए हैं। मारे गए आतंकवादियों के डीएनए सैंपल भी अब अहम सबूत बन गए हैं। डीएनए सैंपल के जरिए आतंकवादियों के पाकिस्तानी होने की पुख्ता पहचान की जा रही है। पर सवाल है कि क्या पाकिस्तान इन सारे सबूतों को मानेगा? जाहिर है कि सबूत तो पाकिस्तान को हर आतंकी हमले के बाद दिए गए, लेकिन क्या कभी पाकिस्तान ने इन सबूतों को मंजूरी दी? तो क्या पठानकोट में जुटाए गए सबूत भी सिर्फ डोजियर का हिस्सा ही बनकर रह जाएंगे, या फिर पाकिस्तान की सरकार अपनी जमीन पर पल रहे आतंक के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई के लिए मजबूर होगी? जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ मंजीत सिंह नेगी, दिल्ली, आज तक।
पठानकोट टेरर अटैक के बाद दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने टेलीफोन पर बातचीत की है। नवाज शरीफ ने कोलंबो से मोदी को टेलीफोन कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने जल्द ही बड़ा कदम उठाने के संकेत भी दिए हैं। दरअसल अब पेच सचिव स्तरीय बातचीत को लेकर फंसा है। सवाल है कि पहले से तय बातचीत अगर रद्द हुई तो फिर भविष्य का रास्ता क्या होगा। पठानकोट एयरबेस पर आतंकी अटैक के विश्वासघात से बैकफुट पर खड़े प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने श्रीलंका से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टेलीफोन किया। मोदी ने हमले से जुड़े संगठनों और सरगनाओं के खिलाफ फौरन कार्रवाई की मांग की तो 15 मिनट के बातचीत में नवाज ने भी भरोसा दिया कि आतंकी हमेशा बातचीत डिरेल करने की कोशिश करते हैं। भारत जो भी सूचना देगा उसके आधार पर आतंक के खिलाफ दोनों देश मिलकर सख्त कार्रवाई करेंगे। दरअसल पाकिस्तान की मुश्किल यही है कि मोदी के लाहौर दौरे के एक हफ्ते के भीतर आतंकवादी हमले ने विश्वासघात के उस दौर को जन्म दिया है जिसमें अब सवाल यही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत का मतलब है क्या अगर आतंकी हमले यूं ही जारी। बीजेपी और मोदी सरकार के लिए मुश्किल यही है कि शुरू से वो अपनी इस घोषित नीति पर चलने के लिए मनमोहन सरकार पर भी दबाव बनाते रहे कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चलेंगे। यही वजह है कि साल 2014 में जहां हुर्रियत नेताओं से मुलाकात के मसले पर पाकिस्तान से बातचीत रद्द कर दी गई, तो वहीं बीते साल 25 अगस्त 2015 को उफा बातचीत के बाद फिर से बातचीत रद्द हुई। अब बातचीत रद्द करने का सवाल फिर से खड़ा है कि अगर बातचीत जारी होगी तो उसका आधार क्या होगा। कौन सा ऐसा आश्वासन मिला जिससे हमने ये फैसला किया कि अब ये बातचीत का रास्ता साफ हो चुका है, क्योंकि देश को कोई जानकारी नहीं, केवल प्रधानमंत्री और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जानते हैं। ये 2 पेज का स्टेटमेंट है श्रीमती सुषमा स्वराज जी का, जिसमें कहते हैं कि साहब एनएसए लेवल पे क्या हुआ हमें नहीं पता, देश को नहीं पता, आप जान करके अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपको लोगों को गुमराह करना है। तो एक नजरिया ये भी है कि भारत और पाकिस्तान मिलकर आतंक से लड़ें और बातचीत जारी रखें। तो दूसरा मुद्दा ये भी है कि बार बार आतंकी हमलों से बातचीत और रिश्तों में तनाव पैदा करने की जगह पाकिस्तान को इस बात के लिए मजबूर किया जाए कि पहले वो जमीन से आतंक के सारे अड्डे खत्म करें, नए पुराने सभी डोजियर पर कार्रवाई करें, तभी भविष्य में बातचीत का रास्ता खुलेगा। आज तक ब्यूरो। इस पूरे मामले में एक सच ये है कि पाकिस्तान के साथ रिश्तों को बेहतर करने के लिए पहल होनी चाहिए। एक सच ये भी है कि हमेशा ये एक चुनौती बनकर देश के सामने खड़ा होता है, लेकिन जितने बार भी हम कदम उठाएं हमेशा यही लगता है कि बस हवाई सौदेबाजी हो रही है रिश्तों की। चलिए अब बात जरा खबरदार में क्रिकेट की करते हैं। मुंबई में महज 15 साल के स्कूली क्रिकेटर प्रणव धनावड़े ने कमाल कर दिया है। एक रिक्शे वाले के बेटे ने स्कूली टूर्नामेंट में ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया कि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी बस देखते ही रह गए। एक पारी में 1000 से ज्यादा रन बनाने का सुपर बम्पर चमत्कार प्रणव धनावड़े ने कर दिखाया है, जो दुनिया में पहले नहीं देखा। अकल्पनीय, अद्भुत, चमत्कार। दुनिया का पहला हजारी, क्रिकेट की सबसे बड़ी पारी, अजूबा, अजूबा और सिर्फ अजूबा। एक पारी में कोई भी बल्लेबाज भला कितने रन बना सकता है? जहां तक आपकी सोच नहीं पहुंच सकती वहां पहुंच गए हैं 15 साल के प्रणव धनावड़े। प्रणव ने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुंबई स्कूल क्रिकेट के मैच में प्रणव ने वो कारनामा कर दिखाया जिसे चमत्कार के अलावा कुछ और नाम दे ही नहीं सकते। 1009 रन, सिर्फ 323 गेंद, 129 चौके, 59 छक्के, स्ट्राइक रेट तकरीबन 313 की। यह आंकड़ा किसी काल्पनिक कहानी का हिस्सा नहीं है, बल्कि हकीकत के इस फसाने को जिया है इस लड़के ने, और इस अद्भुत पारी की बदौलत प्रणव ने 117 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया।
इंग्लैंड के एजे कॉलिंस ने 1899 में एक माइनर क्रिकेट मैच के दौरान नाबाद 628 रन बनाए थे। उसके बाद भी कई बल्लेबाजों ने जोर तो खूब लगाया, लेकिन उस रिकॉर्ड को तोड़ने में कामयाबी मिली प्रणव को। नहीं, मेरे को ऐसा कुछ पता नहीं था कि मैं रिकॉर्ड तोड़ूंगा। जैसा बैटिंग हुआ मेरा, तो जैसा रिकॉर्ड के नजदीक है, मेरे को लगा अभी रिकॉर्ड तोड़ सकता हूँ। कितना टारगेट था आपका? मेरे को तो पहले 100 करना इतना प्लान था, पर जैसा स्कोर हुआ वैसा छोड़ गया। प्रणव ने रन बनाए नहीं बल्कि रन बरसाए। उसी का नतीजा था कि उनकी स्कूल टीम केसी गांधी हाई स्कूल की पारी का स्कोर रहा 1465 रन। 25 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट में राज करने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी प्रणव के इस अजूबे से अछूते नहीं रह पाए। सचिन ने ट्वीट करके प्रणव को बधाई दी। एक पारी में 1000 रन बनाने वाले प्रणव धनवड़े को ढेरों बधाइयां। शाबाश प्रणव, ऐसे ही जमकर मेहनत करते रहो, तुम्हें अभी शिखर पर जाना है। दुनिया के पहले 1000 वीर प्रणव ने वो कर दिखाया जो सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग सरीखे खिलाड़ी कभी कर ही नहीं पाए। लेकिन अब प्रणव की मंजिल भी उसी रास्ते जाती है जहां तेंदुलकर और सहवाग जैसे सितारे सालों साल चमकते रहे। प्रणव धनावड़े को लोग अब कल्याण का सचिन तेंदुलकर कहने लगे हैं, और कहे भी क्यों ना। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में आज तक किसी भी खिलाड़ी ने 1000 का आंकड़ा पार तक नहीं किया। कल्याण के इसी मैदान में प्रणव धनावड़े ने वो कर दिखाया और रच दिया एक नया इतिहास। कैमरा पर्सन मंगेश सावंत के साथ वीरेंद्र सिंह रावत, कल्याण आज तक। और अब कुछ अहम खबरों की बात करें उसके पहले एक बड़ी खबर आपको बताएं। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने कोलंबो में बड़ा बयान दिया है कि उनके स्तर पर आतंक के खिलाफ जितनी कार्रवाई होगी वो करेंगे। नवाज ने यह भी कहा है कि अकेले प्रधानमंत्री ही सब कुछ नहीं कर सकता। One of my first priorities was to normalize relations with India. I reached out to the Indian leadership to emphasize that our common enemy was poverty and underdevelopment. Cooperation, not confrontation, should define our relationship. Pakistan neither wants to nor is engaged in an arms race with. और अब वापस कुछ अन्य खबरों का रुख करते हैं। डीडीसीए विवाद में इधर केजरीवाल पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने वाले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए और बयान दर्ज कराया। जेटली ने कहा कि केजरीवाल के आरोपों से मेरे सहयोगियों परिवार की छवि खराब हुई है। इस बीच ऑड इवन का चौथा दिन था आज। बारी ऑड नंबर्स की थी। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय खुद मेट्रो के हालात का जायजा लेने पहुंचे थे, तो नियम तोड़ने वालों के खिलाफ आज भी चालान काटे गए। उधर पर्यावरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती जारी है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने फिर दिल्ली एनसीआर में 2000 सीसी से ज्यादा की डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक को हटाने से मना कर दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बाहर से आने वाली कमर्शियल वाहनों पर 4 और एंट्री पॉइंट्स पर भी रोक लगा दी है। 2 एंट्री पॉइंट्स पर पहले से ही रोक जारी थी। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर BS बस्सी ने एक बड़ा बयान दिया है। अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बस्सी ने कहा है कि अब से कुछ देर पहले अगर कानून में बलात्कार